Good afternoon, class. My name is Pankaj Kanpuri. Today we are going to start geography, chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Okay. लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड सबसे हमारा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचर ने हमें दिया है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। तो अर्थ पे सिर्फ 30% जो जगह है जहाँ जिसे हम लैंड एरिया बोलते हैं वहाँ पर लोग रहते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। ठीक है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। तो ये जो population uneven distributed है, मतलब अर्थ के सिर्फ 30% पोर्शन पे लोग रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब कोई बड़ा परसेंटेज नहीं है। तो और उसमें भी क्या है कि उस 30% में भी क्या है, पूरी तरह से लोग सिचुएटेड नहीं है, मतलब उस पूरे 30% पे लोग नहीं रह रहे हैं। उसमें से भी बहुत कम अमाउंट ऐसा है जहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं या उनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ हो रही है या वो रह रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्लाइमेट हो सकता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स है जिसके कारण उस 30% पोर्शन में भी कम हिस्से में ही लोग रहते हैं। द रज्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। अब ठीक है, तो ये जो कम पॉपुलेशन या बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं, तो इस तरह की जो लैंड होती है जहाँ पर लोग बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? या तो वहाँ पर माउंटेन एरियाज होंगे, या पर वहाँ वैलीज होगी, घाटी होगी। घाटी होगी तो क्या होगा, अगर आसपास कोई सी झील हो, मतलब लेक हो या पॉन्ड हो या कोई वाटर बॉडी हो, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या हो सकता है, वाटर बॉडीज उस वैली में एंटर कर सकते हैं, इसलिए वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट में तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वेजिटेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है। बिल्कुल भी थिक फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में भी हम नहीं रह सकते। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हमें डेंजरस एनिमल स्पीसीज मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के क्या है, जगह क्या होती है स्पर्सली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पर कम जनसंख्या होती है, यहाँ पर लोग बिल्कुल ही नहीं रहते वहाँ पे। तो आइडियल जगह कौन सी है जहाँ पर लोग रह सकते हैं? तो प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड। ठीक है। तो जो प्लेन एरिया, जो समतल एरियाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रहना आसान है, सेटलमेंट करना आसान है, यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट वगैरह आप आसानी से कर सकते हो प्लेन एरियाज में। ठीक है। आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी रोड बनाने में, रेल बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से या सेटलमेंट के हिसाब से प्लेन एरियाज आर वेरी सूटेबल लैंड। ठीक है। और अगर पास में प्लेन एरिया है और उसके पास में अगर कोई वाटर बॉडी, कोई रिवर है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल लैंड होती है। ठीक है, इस तरह की जगह। इसी कारण से क्या है, दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो प्लेन एरियाज होते हैं या एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। ठीक है। लैंड इज यूज्ड for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use। अब लैंड का यूज़ क्या हो सकता है कि या तो आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो या फॉरेस्ट्री। ठीक है। मतलब जंगल होते हैं तो जंगल से आप बहुत सारे आपको सोर्सेज मिल सकते हैं जिनको बेच के हम अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं। फिर माइनिंग प्रोसेस के लिए हम लैंड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोल माइन होती है, डायमंड माइन होती है, गोल्ड माइन होती है। ठीक है। तो इससे हमें किसी न किसी तरह का मिनरल हमें मिल रहा है। ऑयल को एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। फिर सेटलमेंट्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनके लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। तो दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ अर्थ के 30% पोर्शन में ही रह रही है। ठीक है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेड। और जो 70% रिमेनिंग है या तो बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं या बिल्कुल ही अनहेबिटेड है, मतलब कोई भी नहीं रहता। मतलब अगर हम बात करें कि सपोज करो आपके पास 100% लैंड एरिया है, तो 100% में से दुनिया की 90% पॉपुलेशन उस 100% के 30% पोर्शन में सिर्फ लोग रहते हैं। बाकी 70% या तो स्पर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहता, या तो वो अनहेबिटेटेड है, मतलब कोई भी नहीं रहता, या तो बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज।
लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो लैंड को भी हम दो बेसिस या दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लैंड का, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड क्या होती है? प्राइवेट लैंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू कोई सी लैंड एक्वायर की गई है तो उसे प्राइवेट लैंड बोलते हैं। और कम्युनिटी लैंड क्या बोलते हैं? इज ऑन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। कम्युनिटी लैंड मतलब वो ज़मीन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू एक्वायर की गई हो, ठीक है ना। जैसे लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिन हर्ब्स, जैसे फ्रूट्स के बगीचे होते हैं या नट्स के या मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो जिस ये इस तरह की जो लैंड एक्वायर करके रखते हैं तो ये ग्रुप ऑफ पीपल एक्वायर करके रखते हैं तो उसे कम्युनिटी लैंड बोला जाता है। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। और यही कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। तो कम्युनिटी लैंड को आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए किसी एक ग्रुप ने एक ज़मीन को खरीदा, तो उसको कम्युनिटी लैंड क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उनकी प्लानिंग है कि उस पर्टिकुलर लैंड पे उन्हें क्या करना है, मंदिर बनवाना है, ताकि क्या हो सके, मंदिर क्या है, मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। स्पेशली अगर मैं हिंदुओं की बात करूँ, ठीक है, तो जा सकते हैं। तो क्या है, वो एक कम्युनिटी लैंड हो गई, क्योंकि उसके जो मंदिर बना है वो लोगों को समर्पित है, ठीक है ना। लोग उससे जुड़े, उनकी आस्था जुड़ी, उनका विश्वास जुड़ा है, तो लोग वहाँ पे आएंगे जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए उसका क्या होता है, एक तरह से ट्रस्ट चलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा साईं बाबा का मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है। तो ये किस लैंड पे बने हैं? ये कम्युनिटी लैंड पे बने हैं, ठीक है ना। और ये कॉमन लोगों के काम में आ रही है, इसलिए ये कॉमन प्रॉपर्टी से रिसोर्स हम बोल सकते हैं। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। तो जो लोगों की डिमांड्स है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर मैं लैंड के परस्पेक्टिव से कहूँ तो। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोगों की डिमांड तो कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी ही, है ना, टाइम के साथ। लेकिन हमारे पास जो लैंड है ना, वो लिमिटेड है। और अगर मैं बात करूँ फर्टाइल लैंड की, उपजाऊ ज़मीन की, वो तो काफ़ी हद तक बहुत ही कम बची है, लिमिटेड है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. तो अब बड़े बड़े शहरों में तो आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब 3 से 4 या 10 पार्टनर मिल जाते हैं, एक बहुत बड़े एरिया को खरीद लेते हैं, ज़मीन को, या तो उस पर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं या मॉल बना देते हैं या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब उनका क्या पर्पज़ है? सिर्फ पैसा कमाना। तो उस अब बहुत बड़े एरिया में अगर आपने कोई सा कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल एरिया बना दिया, तो क्या होगा कि वो उतनी ज़मीन किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की बिल्डिंग बना दी गई, ठीक है। और वो उससे एडवांटेज किसको होगा? उन पर्टिकुलर ग्रुप के पीपल को ही होगा जिन्होंने उसे बाय किया या परचेज़ किया है। तो ये होता है बड़े शहरों में। और गाँव में क्या होता है कि एग्रीकल्चर के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन को एक्सपांड कर रहे हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है, मतलब ज़मीन का मतलब अगर आप ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो लैंड डिग्रेड होगा, मतलब वो पानी में बह के चली जाएगी। लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ों पे से अचानक से मिट्टी ड्यूरिंग द रेनी सीजन मिट्टी बह जाती है। सॉइल इरोजन है ना, ये भी एक तरह से क्या होता है, ये क्यों होता है सॉइल इरोजन? मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना, बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज। डेजर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पर्टिकुलर एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं, मतलब ये कुछ एनवायरनमेंट के लिए ऐसे थ्रेट्स हैं जो डरावने हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। या तो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी के कारण ऐसा हो रहा है, या एग्रीकल्चर जो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एग्रीकल्चर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी जो खाने की डिमांड है, हमें उसे भी पूरी करना है, ठीक है। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं जिनसे हमें डरने की ज़रूरत है, और एनवायरनमेंट के लिए वो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में देखिए कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाउसेस हैं, और यहाँ पर क्या है, कुछ क्रॉप से मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है। फिर सेकंड में देखिए थोड़ा कुछ डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। मतलब पहले पिक्चर में देखिए वो हाथों से क्या कर रहे हैं,
बैलों की मदद से खेत को जोत रहे हैं, है ना, हल चला रहे हैं। फिर दूसरे पिक्चर में देखिए थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो ट्रैक्टर आ गया। फिर ट्रैक्टर आया तो मतलब जो ये फर्स्ट पिक्चर में जो हट्स थे मतलब झोपड़ियाँ थी, अब वो बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गई सेकंड पिक्चर में। थर्ड पिक्चर में क्या हुआ कि एक वहाँ पर कभी लैंड एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पर रोड बन गई, यहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई, है ना, व्हीकल्स आ गई। और फोर्थ पिक्चर में देखिए आप एक मेट्रो सिटी में या एक बहुत बड़े सिटी में वो कन्वर्ट हो गया। मतलब फर्स्ट पिक्चर में जो एग्रीकल्चर लैंड थी, फोर्थ पिक्चर तक आते आते क्या हो गया, एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरह से खत्म हो गया। और वहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ बिल्डिंग, पार्क्स, रोड्स और व्हीकल्स ही दिख रही होगी। ठीक है, तो किस तरह से है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिमिलर लैंड का किस तरह से क्या होगा, सिमिलर लैंड किस तरह से चेंज होती गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ एरिया। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए और वर्ल्ड। अब यहाँ पर क्रॉप लैंड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई अनाज उगता है। पैस्चर मतलब जहाँ पर एनिमल्स के लिए जो चारा होता है चरने के लिए। फॉरेस्ट एरिया, है ना, और अदर यूज। तो मतलब कितने परसेंट कौन सी कंट्री में क्रॉप लैंड है, कितने परसेंट कौन सी कंट्री में पैस्चर एरिया है, मतलब चारे वाला एरिया है, कौन सी कंट्री में कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया है, और कौन सी कंट्री में अदर यूज़ के लिए लैंड को यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इंडिया को देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिक्स नंबर पे देखिए इंडिया को। तो यहाँ पर 57% पे क्रॉप्स मतलब किसी न किसी तरह का अनाज उगाया जाता है। 4% हमारे यहाँ सिर्फ क्या है, ऐसी जगह है लैंड, ऐसी मतलब लैंड है जहाँ पर जानवरों के खाने लायक चारा उगता है। फॉरेस्ट हमारे यहाँ 22% है। ठीक है, और अदर यूज़ के लिए हम 17% लैंड हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ के भी फिगर दिए गए हैं। ठीक है, जापान में देखिए, जापान में क्रॉप लैंड 12% है, पेस्चर 2% है, फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर 67% है। ठीक है, और अदर यूज़ के लिए वहाँ पर 19% है। ठीक है, अब चाइना के पास देखिए, सॉरी चाइना के पास देखिए 10% सिर्फ क्रॉप लैंड है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। चरने लायक वहाँ पर चारे के लिए ज़मीन कितनी है, 34% है, और फॉरेस्ट कितना है, 14%। मतलब क्या है, क्रॉप लैंड भी उनके पास कम है, फॉरेस्ट एरिया भी कम है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पर चारा ज़्यादा उगता है। ठीक है, और अदर यूज़ के लिए उनके पास 42% लैंड है, मतलब पैस्चर से भी ज़्यादा उनके पास अदर यूज़ के लिए लैंड है। तो ये अलग अलग कुछ कैरेक्टर स्टेटिस्टिक्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो अब ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो हमें लैंड को किस तरह से कंजर्व या बचा के रखना चाहिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा कि अब हमें फूड ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। फूड ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हमें एग्रीकल्चर ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, मतलब हमें एक तरह से डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा फॉरेस्ट का। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, इससे हमें किस चीज़ का डर है, एक दिन ऐसा आ सकता है कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से क्या खो देंगे। ठीक है, therefore the present rate of degradation of land resources must be checked। तो ये जो लैंड रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, हमें उसे चेक करने की ज़रूरत है। तो हम कैसे चेक करेंगे, मतलब हमारे लैंड को हम किस तरह से बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। रेन रिक्लेमेशन, मतलब जो ज़मीन बंजर है हमें उसे उपजाऊ बनाना चाहिए, फर्टाइल बनाना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए। मतलब जो ज़मीन ख़राब कर दी हमने किसी न किसी तरीके से, हमें उसे रिक्लेम या सुधार करना चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ठीक है, तो हमें जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का हम यूज़ कर रहे हैं, हमें उसे चेक करना चाहिए। मतलब हमें इस तरह के केमिकल या फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी पे किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट हो। ठीक है, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो हम जानवरों को चरने के लिए जंगलों में या पैस्चर लैंड पे छोड़ देते हैं, हमें उसे भी कम करवाना चाहिए। होता क्या है कि जानवर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चारा खा जाते हैं, और अगर ऐसा रेनी सीजन में हुआ तो क्या हो सकता है कि जो सॉइल है वो अपने आप को किस चीज़ से पकड़ के रखेगी। मतलब ये जो चारा होता है या छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, यही क्या करके रखते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं।
तो अब जब जानवर ही इन्हें खा जाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर मिट्टी खुद को अपने आप को किससे बाइंड करके रखेगी। तो बारिश में क्या होगा, जब मिट्टी बिल्कुल लूज हो जाएगी, मतलब किसी तरह का वेजिटेशन उसमें नहीं होगा, तो वो बह जाएगी पानी में। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिससे हम लैंड को कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड्स क्या है, ये सिंपल सा मास मूवमेंट है, मतलब चट्टानों का इधर उधर गिरना, खिसकना। ठीक है, या फिर अर्थ का कभी कभी किसी तरह से किसी कारण से मिट्टी का पहाड़ों में से फिसल जाना। तो ऐसा कब होता है, रेनी सीजन में होता है। या फिर आपने देखा होगा जो माउंटेन एरियाज है जहाँ पर बर्फ वगैरह गिरती है, वहाँ पर एवलांच आ जाते हैं। एवलांच मतलब बर्फ अपने आप खिसकने लग जाती है, जिससे बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। तो लैंडस्लाइड का एक कारण ये भी हो सकता है कि या तो वहाँ पर अर्थक्वेक आया हो, या फ्लड मतलब बाढ़ आई हो, या वोल्केनो कहीं पे इरप्ट हुआ हो। ठीक है, ज्वालामुखी फटा हो। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of a river for quite some time. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब रेनफॉल होती है, मतलब जैसे बोलते हैं ना बादल फट जाते हैं, तो क्या होता है, सपोज करो कोई नदी है जो दो तरफ से पहाड़ों से घिरी हो, और उन पहाड़ों के निचले एरियाज में कोई सा विलेज हो, तो क्या होगा, ज़्यादा बारिश से वो पहाड़ों की मिट्टी क्या हो जाएगी, क्या करेगी, फिसलने लगेगी। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि उसमें उन पहाड़ों में रॉक से चट्टानें हो सकती है या सॉइल हो सकती है, तो वो नदी के रास्ते को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो वो पानी कहाँ घुस जाएगा, उन नीचे एरियाज में घुस जाएगा जहाँ पर लोग रहते हैं। तो क्या होगा, वहाँ पर फ्लड, बाढ़ आ सकती है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स डस्टिंग इन द हिली टेरेन। लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर that often strike life and property and occupy position of major concern। जैसे आपने देखा होगा ना, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2016 में आई थी शायद, है ना। तो क्या हो गया था, वहाँ पर अचानक से वो डैम जो ओवरफ्लो हो गया था, जिसके क्या था कि वो जो केदारनाथ मंदिर था वो एक तरह से वैली में बसा हुआ है, एक तरह से माउंटेन्स के बीच में है केदारनाथ मंदिर। तो आसपास के सब पूरे गांव में पानी घुस गया था, बाढ़ आ गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। बाद में जब बाढ़ रुकी है ना, तो वहाँ पर 1 से 1.5 महीने तक वहाँ पर क्या हुआ, लोगों की जो डेड बॉडीज है वो निकलती रही, बर्फ में दब गई थी, कहीं मिट्टी में दबी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह के नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं अगर लैंडस्लाइड आती है तो। ठीक है, मिटिगेशन टेक्निक्स, हज़ार अब और टेक्निक से भी हम लैंडस्लाइड से वगैरह से बच सकते हैं। कैसे, हज़ार्ड मैपिंग, लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। हमें ऐसे लैंड एरियाज को हमारे जो हमारे टेक्नोलॉजी से हमें क्या करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि कहाँ पर लैंडस्लाइड आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में लैंडस्लाइड हो सकती है या आने वाली है, तो ऐसे एरिया में हमें किसी भी तरह के बिल्डिंग सेटलमेंट या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो जो माउंटेन एरियाज होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा स्पेशली कि कहीं कहीं पे पहाड़ी इलाकों पे जहाँ पर आपको रोड वगैरह जाती है पहाड़ी इलाकों से, तो वहाँ पर क्या करते हैं, पहाड़ के साइड में एक वॉल बना देते। तो क्यों बना देते हैं वॉल को, वो इसलिए बना देते हैं कि अगर ज़्यादा बारिश हो तो मिट्टी फिसल के नीचे ना बहे या रोड को ब्लॉक ना कर दे, या और अगर रोड के साइड में अगर नदी है तो उसको ब्लॉक ना कर दे। तो हमें क्या कर देना चाहिए, पहाड़ों के आसपास या ऐसी जगह जहाँ से लैंडस्लाइड हो सकती है उसके बॉटम पोर्शन पे हमें वॉल या दीवार बना देना चाहिए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड रोकने का सबसे बढ़िया तरीका एक और कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें वेजिटेशन या प्लांट लगाना चाहिए। तो जितने ज़्यादा प्लांट या वेजिटेशन हम लगाएंगे, वो क्या करके रखेंगे, उनकी जो रूट्स होती है सॉइल को या लैंड को क्या करके रखेगी, बाइंड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर implemented to control the movement of landslides along with rain water and spring flows। ठीक है, तो ये जो हमारी ड्रेनेज लाइन होती है, जैसे देखा होगा ना कि बड़े बड़े शहरों में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो ड्रेनेज या सीवेज की लाइन होती है, मतलब जो नाली वगैरह होती है, वो या पानी, बारिश का जो पानी है उसको निकलने का अगर रास्ता नहीं मिलता है तो क्या होता है, ब्लॉकेज के कारण वो इधर उधर घरों में घुसता है। इसी कारण से क्या हो सकता है कि अगर बहुत पुरानी बिल्डिंग हो तो क्या है, पानी के कंटिन्यू प्रेशर से वो बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्डिंग गिरेगी तो वहाँ की मिट्टी फेंकी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो हमें ड्रेनेज या सीवरेज लाइन को प्रॉपर तरह से हमें क्या करना चाहिए, उसे मैनेज करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि बारिश के टाइम पे ड्रेनेज या सीवरेज लाइन से वो पानी बह के निकल जाए और किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, तो बेटा इतना देखा हमने इस वीडियो में, बाकी हम देखते हैं ये सॉइल टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।